आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी। अच्छा चैप्टर है और अच्छी बात यह है कि सब पढ़ा हुआ चैप्टर है ये। क्लास 12th में तो ये पूरी बुक ही थी और यहाँ पर एक चैप्टर है। काफ़ी चीज़ें वहाँ की यहाँ समेट दी हैं। ठीक। और यह है कि वेटेज की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर की अच्छी खासी वेटेज है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर आ ही जाता है। 8 to 10 मार्क्स। क्या क्या पढ़ना है इसमें तो वो भी देख लेते हैं एक बार। काफ़ी सारे इसमें सेक्शंस हैं क्योंकि अब 12th में पढ़ा ही हुआ है तो पता है कि इसमें क्या क्या बातें थी। आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी के बाद तक और आज़ादी के बाद भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं। तो इसे कई हिस्सों में बांट के और तब पढ़ा जाएगा। तो देखें क्या क्या पढ़ना है इसमें। एक तो आज़ादी के पहले का दौर पढ़ना है, जैसे हम कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडी प्री इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है। और प्री इंडिपेंडेंस एरा को हमें 1850 के बाद से पढ़ना है क्योंकि 1850 से पहले तो इतिहास में पढ़ना होता है। ठीक है। तो 1850 से लेकर 1947 ये प्री इंडिपेंडेंट एरा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला जो आएगा एरा वो होगा 1947 से लेकर 1991 तक। ठीक। और इसी बीच में बाईपास करके अगला टॉपिक आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है इतना। ठीक। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसके वो जो पढ़ना है हमें वो है 1980s में कुछ हरकतें हुई थी भारत में, उसके बारे में। 1980s के अपने रिफॉर्म्स को पढ़ने हैं। क्लास 12th में तो 1991 का ही रिफॉर्म पढ़ा है। अब हमें 1980 में भी कुछ रिफॉर्म आए थे वो भी पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा ये पढ़ा ये भी है लेकिन बहुत हल्के से में पढ़ के निकल गए थे हम। इसके बाद 1990s का अपना जो रिफॉर्म है वही 1991 वाला। ठीक है, वो पढ़ना है जिसमें एलपीजी के बारे में पढ़ना है। ये भी पढ़ा हुआ है, ये तो अच्छे से पढ़ा था, चैप्टर ही था ये तो पूरा। इसके बाद हमें ये जानना है कि इंडिपेंडेंस रिफॉर्म के बाद क्या हुआ था। पोस्ट रिफॉर्म्स है ना। और ये भी ऐसा नहीं है कि नया नया पढ़ेंगे, ये भी हमने पहले पढ़ा था 1991 ऑनवर्ड्स। क्या बातें हुई थी भारत में वो पढ़ना है। और इसके बाद नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में पहले पढ़ रखा है ना। और देन आखिरी में हमें करंट स्टेटस के बारे में जानना है। क्लास 12th में जो आखिरी चैप्टर था इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला, उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें इंडिया के बारे में जब पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ कवर करी थी, छोटा 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 सब कवर कर दिया था। ठीक है। फिर से वही है, बस बड़े रूप में है। डन। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है
प्री इंडिपेंडेंस एरा 1850 से लेके 1947 तक। इसमें क्या क्या बातें हुई थी वो लिखते चलना है। इंडियन इकोनॉमी was prosperous and self reliant। 1850 है, 1850 से पहले की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी क्या थी, प्रॉस्पेरस थी और सेल्फ रिलायंट, मतलब आज़ाद फॉर्म में चल रही थी और सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर थी। ना किसी से किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंसी रखना, ना किसी देश का गुलाम बनना, है ना, एकदम बढ़िया से चल रही थी। बात अलग था कि राजा महाराजा वाला दौर था वो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। उस वक्त के दौर में अगर देखेंगे तो उस वक्त एग्रीकल्चर जो था वो एक मेन ऑप्शन हुआ करता था हमारे पास, वाज डोमिनेंट ऑक्यूपेशन। कमाई का एक मेन जरिया था एग्रीकल्चर। वो तो पता ही है, वो तो आज भी कई जगहों पे ऐसा ही है। अच्छे खासे स्किल्ड लोग थे उस वक्त, हाईली स्किल्ड आर्टिशंस हैं, हस्तकला वाले, कलाकारी करने वाले, एंड क्राफ्ट्समैन अच्छे। जब भी तो आज की पुरानी इमारतों पे और कोई एंटिक पीसों में देखोगे तो कलाकारी ऐसी होती थी जो आज भी लोग देख के हैरान रहते हैं, जबकि आज मशीनों का दौर है फिर भी नहीं वैसा बनता। अगली बात, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे दुनिया में जानी जाती थी हमारी, ठीक है। एक नोट डाल के लिख लो कि असल में हमारा हाल क्या था। एंशियंट फिलॉसफी, फिलॉसफी एंशियंट फिलॉसफी ऑफ इंडिया, एंशियंट फिलॉसफी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो फिलॉसफी आज हम पढ़ रहे हैं वो एंशियंट है, बहुत पहले से चलती आ रही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखोगे आज भी हैं, बहुत कम है लेकिन है, और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही थी। क्लियर है पॉइंट। अब जो हमारा ये पुराना सब चलता आ रहा है, इसकी शुरुआत भी तो हुई होगी कभी। कब हुई होगी शुरुआत? इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई, है ना। कब हुई? तो इतिहास अगर पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ, ये तो जहाँ से कुरेदते जा रहे हैं ये और गहरा होता चला जा रहा है। मतलब ये एक ऐसी नींव है जिसको जितना खोद रहे हैं ये उतना ही गहरा हमें दिख रहा है। बट असल में ऐसा है कि एक किताब थी, हम उस किताब के छपने के बाद से लेकर मानते हैं कि ये चलता आ रहा है। तो किताब के रचयिता एक पर्सन ही है ना, जिनका एक बहुत प्यारा सा नाम है चाणक्य। जानते हो कौन है?
जिनके आज बोला जाता है चाणक्य नीति, है ना। अगर एक देश चाणक्य नीति से चल पड़े तो देश कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता, ये रिकॉर्ड है। भारत अगर चाणक्य नीति पे चल पड़ा तो कुछ ही समय लगेगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु, विश्व विजेता, विश्व राजा बन जाएगा। लेकिन वही बात है कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रजा हित के लिए है, उस किताब में जो बातें लिखी हैं, और कोई भी अपने हित के लिए सोचता है। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी, ठीक है, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अब शास्त्र। लग रहा होगा कि ये तो यही इकोनॉमिक्स छाप दी, बट ऐसा नहीं है। चाणक्य की जो किताब थी अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में चाणक्य के जो अपने विचार थे वो थे कि एक देश को एक राजा किस तरीके से चलाएगा, यानी पॉलिटिकल बातें लिखी थी इसमें। अभी तो हम इकोनॉमिक्स में ये देख रहे हैं ना, एक देश के बारे में पढ़ रहे हैं, देश के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। और इस अर्थशास्त्र में प्रॉपर यही बताया गया है कि एक राजा को कैसे रहना चाहिए और एक देश जो उसके अपने कंट्रोल में है उस देश को वो कैसे चलाए। तो वहीं से हमारी जो कहानियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं इकोनॉमिक्स की। डन। तो इसके बारे में लिखें। अर्थशास्त्र is the science of अर्थ है और मटेरियल well-being, which is primarily wealth and secondarily the land. Science अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का सेंस क्या है, और मटेरियल वेलबींग मतलब इम्पोर्टेंट बातों का मतलब रखना, है ना, और जो वो सारी बातें जो एक देश के लिए ज़रूरी है ना, उन बातों को सामने रखना, जिसमें इम्पोर्टेंट बातों में पहला है वेल्थ। प्राइमरली किसको देखना है, वेल्थ को, और उसके बाद देखना है लैंड यानी कि ज़मीन को। तो इसके ही बारे में डिटेल में सारी बातें समझा रखी हैं। डन। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अपना एंशिएंट पीरियड को फिर से देखें। एंशिएंट पीरियड जो हम अपना देख रहे हैं ना कि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है,
अब पुराने समय से जितना खरीदेंगे उतना ही मिलेगा, तो सारा थोड़ी पढ़ना है। हम तो 1850 के बाद से पढ़ रहे हैं ना। तो 1850 का दौर था अंग्रेजों वाला। तो एंशियंट पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो अंग्रेजों का जो दौर था उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। वो एंशियंट ही है हमारे लिए, लेकिन अंग्रेजों वाला है, तो हमें सब नहीं पढ़ना, केवल अंग्रेजों वाला पढ़ के निकल जाना आगे। तो इसमें पहला है रूल ऑफ, इसको हाईलाइटेड करके लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये वो है जिसने भारत की तबाही की नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका रूल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, तो लिखेंगे 1757 में, 1757 में इस्टेब्लिश हुई। और तब से लेकर 1850 तक, 1856 तक चला। 58 तक चला था, क्योंकि 57 में तो युद्ध छिड़ गया था। उसके बाद जब युद्ध हुआ तब इसे हटा दिया गया। तो ये लगभग 100 साल चला। 100 साल क्या, 101 साल चल गया, 102 साल। ज़्यादातर तो यहीं इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को एकदम कमज़ोर कर दिया, जिस वजह से भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहती तो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का आना नामुमकिन रहता। मतलब सोचने वाली बात है कि एक कंपनी ने पूरे देश को कब्जा लिया था। हाँ, मुगलों के गुलाम तो नहीं होते, मुगलों के गुलाम तो नहीं होते, क्योंकि जस्ट इसी वक्त पैरेलली दूसरी देशों में, फ्रांस में जो क्रांति शुरू हो गई थी, और वहाँ जाके डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई थी, और वही लहर सभी देशों में फैल रही थी। तो धीरे धीरे भारत में भी आता ही आता वो। ठीक है, क्योंकि अब दौर बदलता जा रहा था, हम दूसरे देशों से सीख रहे थे, तो हम ये भी तो सीखते ना, राजतंत्र भी तो सीखते। राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र होता सब, लेकिन कभी जल्दी तो कभी लेट। ये भी होता है। आज हम जो हैं, जिस तरह से हमारा देश है, अंग्रेजों के ना आने के बाद भी ऐसा ही रहता। लेकिन वो बात अलग है कि हाँ 2024 में ना हो के शायद 2040 में होता, लेकिन होता जरूर। ठीक है, हैं कम होता, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाता। भाई हम सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी कहला रहे थे। भले अंग्रेज राजा का शासन चलता था, राजा हुआ करते थे, मान लिया, लेकिन थे तो हम फिर भी ठीक ठाक ही, हम किसी के गुलाम थोड़ी थे। हाँ, कुछ राजा, कुछ शासक ऐसे थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमें, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई तो खड़ा होता ही होता। उनको मार के या उनको हरा के युद्ध में उसकी जगह गद्दी ले लेते। हाँ, द इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स सब्जेक्ट टू हैवी हैवी टैरिफ। ये अंग्रेजों का अपना पॉलिसी था, अंग्रेजों का अपना तरीका ये था। इंडियन एक्सपोर्ट पे जो फिनिश गुड्स भारत से दूसरे देशों में जा रहा है, उस पर वो उन्होंने हैवी टैरिफ लगा दिया। और
imports from British were subject to lower tariff. Subject to lower tariff. वर, तो ये सरकार की अपनी, सरकार मतलब अंग्रेज सरकार की अपनी जो साजिश थी, ये दोनों। भारत अपना गुड्स एक्सपोर्ट करेगा है, तो उस पर टैरिफ ज़्यादा दो, और भारत अगर ब्रिटिश से इंपोर्ट करता है तो उस पर टैरिफ कम दो। तो मजबूरन फिर देखेगा कि भाई यहाँ एक्सपोर्ट करने से बड़े यहाँ से इंपोर्ट करके काम चलाओ। इस तरह की पॉलिसी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी है। और वही बात फिर दूसरे देशों के साथ भी कर दिया, जो दूसरे देशों के साथ भी अंग्रेजों ने किया। क्या करा कि अगर कोई दूसरा देश भारत से खरीदता है तो टैरिफ ज़्यादा हो, और वही ब्रिटेन से खरीदेगा तो टैरिफ कम होगा। तो बात ऐसी होती थी कि ये है भारत, है ना, ये है ब्रिटेन, और ये तो कोई तीसरा देश। ये अगर भारत से खरीदेगा तो हैवी टैरिफ है, हैवी टैरिफ। और यही सेम प्रोडक्ट अंग्रेज जो है भारत से बनवा के अपने पास लेकर जा रहे हैं और अपने से बेच रहे हैं दूसरे को, तो यह यहाँ पर टैरिफ इस भारत वाले टैरिफ के मुकाबले कम है ना, लो टैरिफ, टैरिफ कम लग रहा है। दूसरी बात, भारत में भी बेचे तो भी लो टैरिफ, तो कुल मिला के अपने ही फायदा कर रखा था, और भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसको वो सत्यानाश पड़ता जा रहा था, कोई आ ही नहीं रहता भारत के पास, है ना। तो ये बातें इसमें चल रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं। ये था। इसके आगे इसी में ही अभी गाड़ी तो आगे चल ही रही है ना। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट के बाद ये जो ब्लैक कलर से लिखे हैं ये सारे अंग्रेजों के लिए था, तो अंग्रेजों वाला मैंने ब्लैक कलर से लिख दिया ताकि उनके मुंह पे काली पुत जाए, है ना। इसके आगे भी हम लिखेंगे, तो फिर से अपना ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, large scale unemployment and absence of alternate sources of employment which forced many to depend on एग्रीकल्चर। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रखा था, ठीक है, एंड अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कोई दूसरा सोर्स भी नहीं था, एक ही सोर्स कि अंग्रेजी मिल में फैक्ट्रियों में जाओ काम करो, कोई और अपना ऑप्शन था ही नहीं।
तो मजबूरन एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना पड़ रहा था। और क्या था आगे लिखे, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स अपना भी हाल ऐसा ही था, है ना। सपोज करते हैं कि एक ये पूरा अपना जमीन है, बड़ा सा खेत, तो इसमें लोगों के पास एक जगह पर बड़ा सा हिस्सा नहीं हुआ करता था, खूब सारे खेत होते थे, लेकिन क्या होते थे, फ्रेगमेंटेड बेस पर होते थे। फ्रेगमेंटेड जैसे कि किसी के पास, मान लो रामू के पास एक खेत ये है, एक खेत ये है, एक खेत ये है, एक खेत ये है, हाँ दूर दूर। तो इससे क्या होता था, अपना एक जो जुताई खिंचाई वाला सिंचाई वाला जो काम है, वो उसमें खर्चा ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, और जो उपज भी है वो बहुत नहीं होती थी ठीक ठाक। तो कुछ कमियां अपनी खुद की ही थी, और कुछ कमियां जो है वो अंग्रेजों की वजह से आई हैं। आगे भी लिखें, इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम फ्रॉम ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से अपना लोग अपने देश का गुड्स ना खरीद कर ब्रिटेन से उनके देश का गुड्स बना हुआ खरीद रहे हैं। जैसे ब्रिटेन यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के लेके जा रहा है अपने देश में जाके और सामान बना रहा है। मान लो जैसे कपड़ा है, यहाँ से रॉ मटेरियल ले गया, अपने यहाँ लेके गया, मशीन में उसने शर्ट बनाई, प्रिंटेड शर्ट बना दी और लाके बेच दिया। तो ये है ब्रिटेन और ये है इंडिया। तो पहले इंडिया से रॉ मटेरियल लेके गया, यहाँ पर उसने गुड्स बना के तैयार कर दिया, फिनिश गुड्स, और फिर इसी फिनिश गुड्स को लाके बेच दिया, है ना, इंडिया में। और इंडिया वाले खरीद भी रहे हैं क्योंकि ये चीप मशीन प्रोडक्ट है। मशीन से बना हुआ गुड्स कहीं ना कहीं थोड़ा क्वालिटी डिफरेंट ही आती होगी। जैसे हाथ से कपड़ा बुना जाए, खादी के कपड़े, है ना, गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो खादी के कपड़े और मशीन के बने हुए कपड़ों में फ़र्क है। इसलिए लोगों ने क्या करा, इन्हीं गुड्स का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अंग्रेजों से ही। और काफ़ी लंबे समय तक चला, ऐसी बात नहीं कि छोटा मोटा चल के और बंद हो गया था, बहुत समय तक चला था। आगे बढ़े, अगला आया जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, तो जमींदारी सिस्टम क्या था, सारी जमीन अंग्रेजों की है। तो जमींदारी सिस्टम में लिखेंगे लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये इसका दूसरा नाम है, इसे याद रखना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता था यहाँ पर, तो इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम में होता ये था कि अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों की पूरी टोली है ना, भारत की सारी ज़मीनों पे ओनरशिप अंग्रेजों ने ले लिया। हम्म, और इनका कंट्रोल दे दिया जमींदार को, इनका कंट्रोल दे दिया जमींदार को।
और जमींदार से कहा कि तुम मुझे हर महीने या 2 महीने 6 महीने में एक फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट पे करोगे, है ना। फिक्स एक कोई समय टाइम डिसाइड कर दिया और उस पर एक इतना अमाउंट मुझे चाहिए। तो अब ये प्रेशर किस पे आ गया, जमींदार पे। तो जमींदार क्या करता था, गांव के जो किसान लोग होते थे, हम्म, जब इन जमींदार इन किसानों को ये जमीनें दे देता था, राइट। और इनसे जबरदस्ती लगान वसूलता था। लगान क्या, अपना वो जो किराया होता है वो वसूलता था। और जमींदार जो देता था ये टैक्स देता था। इसी टैक्स को क्या कहते थे, लगान। वही 3 गुना लगान वसूलेगा, वही वाला। अब जब ब्रिटिश इस जमींदार पे प्रेशर करता था कि मेरे को मेरा पैसा चाहिए, तो ये इन पे क्रूरता दिखाता था। ना पे करने पर गुलाम बना लेता था। क्या हो, अब तुम जो है कि जब तक तुम्हारी पेमेंट नहीं बनती है पूरी, तुम हमारे यहाँ नौकर की तरह काम करोगे। तो कुछ हद तक ये केवल दिखावा होता था इन दोनों का, एक दूसरे, मतलब ब्रिटिश इसको प्रेशराइज कर रहा है, इसको पैसे के लिए टॉर्चर कर रहा है, ये केवल दिखावा होता था। असल में इनकी अपनी मिली जुली भगत रहती थी कि हम इस तरह से दिखाएंगे तो किसान जो है वो तुम्हारे फेवर में ही रह के काम कर रहा होगा फिर, कि अरे हमारी वजह से जमींदार साहब को इतना सुनना पड़ रहा है ना, गालियाँ सुननी पड़ रही है अंग्रेजों से, ये है वो, तो उनको चलो पैसे दे दें। अब वही मिली जुली भगत हो जाए तो ये सारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये रहता था। डन। तो इस तरह से भी ये अपना काम चला ही रहे थे अंग्रेज लोग। बदले। अगला पॉइंट और क्या था, रीजन तो हाई इंडेटनेस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चर करने वालों के सिर पे बहुत कर्जा चढ़ जाता था। कभी बारिश हुई नहीं हुई, फसल खराब हो गई, अब जमींदारों से पैसे भी उधार लेते थे। उनको ब्याज चुकाना है, नहीं चुकाया तो बेचारे उनके गुलाम बन जाते थे। अगला कि फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन चलता था। इससे पहले तो लोग अपने घरों में ही छोटा छोटा प्रोडक्शन यूनिट बना लेते थे ना, लेकिन जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने वो सब ख़त्म करके फैक्ट्री वाला बना दिया। फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन डिड नॉट एग्जिस्ट। फैक्ट्री वाला सिस्टम तो 1850 से पहले तो था ही नहीं, उसके बाद आया। और उसके बाद फिर जब 1850 के बाद फैक्ट्री आ गई तो लोग अपने घर के प्रोडक्शन को छोड़कर फैक्ट्रियों में जाने लग गए। एट द एंड ऑफ 19th century, the Indian jute mill industry was the largest in the world। ठीक है, क्योंकि अब फैक्ट्रियां लग गई तो जूट फैक्ट्री खूब लगी, और 19th सेंचुरी के आते आते इंडिया की जो अपनी जूट मिल इंडस्ट्री थी पूरी, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन के तैयार हो गई। अब बात यह है, जूट इंडस्ट्री फिर भी चलो मान लिया कि हाँ इम्पोर्टेंट है,
लेकिन कॉमर्शियल यूनिट है ना, ये तो कॉमर्शियल यूनिट है ना, हाउस होल्ड यूनिट थोड़ी है, घर में थोड़ी इसको खा पी के इस्तेमाल कर रहे हैं। और कॉमर्शियल यूनिट लार्जेस्ट हो गया, इसका मतलब इसका खूब व्यापार करवाया अंग्रेजों ने। इन एडिशन, साथ में पेपर मिलिंग, लेदर मेकिंग, राइस मिलिंग, इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी इंडस्ट्रियां भी डेवलप होती चली गई। है, कोई ऐसा नहीं है कि गलत है, सही है, इससे रोजगार मिल रहा था लोगों को। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन इंडस्ट्री, तो बड़ी बड़ी हैवी हैवी इंडस्ट्रियां भी लगी, वर established in 1814 by ब्रिटिशर्स। 1814 के आसपास बड़ी बड़ी आयरन इंडस्ट्रियां भी अंग्रेजों ने लगाई। फिर उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद भारत में एक आयरन इंडस्ट्री, जो कि भारतीय इंडस्ट्री के रूप में जानी गई, है ना, वो इस्टेब्लिश हुई। नाम बताओगे? हाँ, इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये था हमारा 1850 से लेके और 1947 के बीच का दौर। हम्म, इसके आगे बढ़ जाए। क्या हो गया? हम्म। पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, अब उसके बारे में देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो 1947 से लेके 1991 तक चलता गया। अब इसमें क्या 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 हुआ देखते चलते हैं। पहला बात क्या हुआ इसमें, लिटरेसी रेट was अराउंड 18%। जब हम आज़ाद हुए तब का हमारा लिटरेसी रेट लगभग 18% था, यानी हर 100 में 18 लोग पढ़े हुए थे। लिटरेसी देखा जाता है कि बच्चे ने 12th कर रखा है कि नहीं, है ना, +2। तो ये था। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज, जो थी वो लगभग 32 ईयर्स की थी। ये तो याद होगा। इंडिया एडॉप्टेड, इसको हाईलाइट कर लेना, नेहरूवियन मॉडल। इंडिया ने नेहरूवियन मॉडल अपनाया क्योंकि उस वक्त नेहरू जी का राज था।
तो जो भी मॉडल था वो चलाया गया। तो एक मॉडल था नेहरूवियन, विच जिसका काम था सपोर्ट किया सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करना। अब ये तो पता होगा ना सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, मीनिंग लिख लो इसकी, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, बाय इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इकोनॉमी का ग्रोथ हो सबको बराबर समान लेकर, है ना, एक साथ लेकर इकोनॉमी का ग्रो करना है, ऐसा नेहरूवियन मॉडल का कहना था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे देखें, 5 years प्लान चलाए गए, वर डेवलप्ड एंड मॉनिटर्ड बाय प्लानिंग कमीशन। अब ये प्लानिंग कमीशन को हाईलाइट करके रखना है यहाँ। 5 year प्लान चलाया तो किसने चलाया, प्लानिंग कमीशन ने। हो गया, 5 year प्लान का बात क्लियर है, चलाने वाला प्लानिंग कमीशन। अगली बात लिखेंगे 1948 1948 के बारे में एक कहानी है, लिखना है कि इस 1948 में क्या हुआ। तो इसमें हुआ था फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। फर्स्ट पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इसको पढ़ा होगा आईपीआर, है ना। लेकिन तुमने जो पढ़ा होगा आईपीआर 1956 पढ़ा होगा, ये आईपीआर 1948 है। तो इसमें हुआ क्या लिखेंगे, एक्सपेंडेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर। ऐसा इनका कहना था कि पब्लिक सेक्टर का अपना रोल इस आईपीआर में बढ़ाया गया था, एक्सपेंड किया गया, और प्राइवेट सेक्टर पे लाइसेंसिंग को बढ़ाया गया। ये था हमारा फर्स्ट आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट बात इसी में आगे, द पॉलिसीज in 1950s
वर गाइडेड बाय टू इकोनॉमिक फिलॉसफीज। The policies in 1950s वर गाइडेड बाय टू इकोनॉमिक पॉलिसीज। 1950 में जो भी पॉलिसियाँ बनी वो दो इकोनॉमिक फिलॉसफी के बेस पर बन गई थी। 1950 में जो पॉलिसियाँ बनी उन्हीं पॉलिसी के बेस पर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो चला था। ठीक है, तो लिखो पहली पॉलिसी टू बिल्ड सोशलिस्टिक सोसाइटी with emphasis on heavy industries। और दूसरा है द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। उन्नीस सौ 50 में पॉलिसी बनाई गई है ना, जो कुछ इकोनॉमिक फिलॉसफी के बेस पर थी। उन्होंने ही गाइड किया। इकोनॉमिक फिलॉसफी जो उस वक्त पढ़ी गई होंगी उनके आधार पे उन्हें पढ़ के कुछ मदद मिली पॉलिसी बनाने के लिए। पहली पॉलिसी तो ये बनाई कि जो हमारी इकोनॉमी है वो सोशलिस्टिक सोसाइटी के बेस पर होनी चाहिए। टू बिल्ड सोशलिस्टिक सोसाइटी विद एम्फेसाइज ऑन हैवी इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री जो है हैवी हो भी रही, बड़ी हो भी रही है, तो सोशलिस्टिक सोसाइटी को ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि गांधीयन फिलॉसफी यानी गांधी जी की अपनी फिलॉसफी जिसमें उन्होंने स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के बारे में बोला है। हो गया पहला आईपीआर, यही था। अब दूसरे आईपीआर के बारे में बात करेंगे, सेकंड आईपीआर। और ये जो सेकंड आईपीआर था ये आया था 1956 में, और ये तुम पढ़ के भी आए हो। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं आईपीआर 1956। अब इस आईपीआर में क्या कहा गया था, तो इसमें बोला गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करो है वर, लेकिन कम करो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करो लेकिन कम, ताकि जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वर डिस्करेज्ड, डिस्करेज किया गया। एंड मोर फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, ताकि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सके, और गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगी तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहेगा इकोनॉमी पर। अभी तुरंत ही प्राइवेट के हाथ में देना ठीक नहीं है ना। नोच नाच के खा जाएंगे प्राइवेट वाले तो फिर इकोनॉमी को। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया फॉलोड, इंडिया ने फॉलो किया
ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फॉलो किया एंड रिलेटिवली, और उसी से रिलेटेड था ओपन ट्रेड पॉलिसी। यानी शुरुआत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फॉलो करा, लोग आए कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, है ना। ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को ओपन किया कि विदेशों से लोग पैसा लगाएं भारत में। और ओपन ट्रेड पॉलिसी, ओपनली हम लोग भी व्यापार करें विदेशों के साथ। अब जब ओपनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करेंगे, ट्रेड करेंगे, ओपन ट्रेड पॉलिसी चलाएंगे, तो एक जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो आ ही गई, वो था बीओपी क्राइसिस। अब जब ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट चलाएंगे तो इसका मतलब हम इंपोर्ट अब ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बीओपी क्राइसिस तो आएगा ही ना। बीओपी क्राइसिस का मतलब क्या है? इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम। तो ये जो बीओपी क्राइसिस है ये आया, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, इसको हटा के 1958। तो इसमें हमें देखने को मिला बीओपी क्राइसिस। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंपोर्ट ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट हो गया कम। तो इसको रोकने की कोशिश करी सरकार ने, बीओपी क्राइसिस को रोकने की कोशिश करी। अब जो प्रॉब्लम आती है तो उसे रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो सरकार ने भी किया। तो इंपोर्ट को रोका, लेकिन कब तक रोक पाएंगे भाई? इंपोर्ट कंट्रोल्स पर मेंटेन्ड, भाई जब सरकार की अपनी ताकत हार गई होगी उन्होंने हटा दिया होगा, मतलब ये रोकना बंद किया होगा। तो फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि कब तक रोका, तो टिल 1966, 1966 तक सरकार ने रोक के रखा। इंपोर्ट को ज़्यादा नहीं करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ऐसा करके। आगे फ्रॉम 1950 टू 1980, 1950 से 1980 तक की अगर हम बात करें, हमने देखा कि जो इंडियाज़ एनुअल ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, इंडियाज़ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी जो थी 1950 से 1980, यानी अगले 30 साल तक, वो लगभग 3.5% देखने को मिली। ठीक ठाक थी या अच्छी थी या खराब थी? 3.5%, ये ज़्यादा नहीं था। ठीक ठाक भी कैसे था? एस्टिमेटेड अगर देखा जाए तो 6 से 7% होना चाहिए, तो 3.5% हो रहा है। ग्रोथ रेट इतना ही चल रहा था जीडीपी में, 3.5% का ग्रोथ रेट। ठीक है, हाँ। तो ये जो 3.5% है ग्रोथ रेट, इसे कहा जाता था हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट। इसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। ठीक है।
तो ये था। अब 58 को जो है कि बीओपी क्राइसिस आया उससे इंपोर्ट को सरकार ने रोकना चाहा, रोक के रखा। कब तक रोका? तो 1966। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि 1966 के बाद यहाँ पर, इसको आगे कंटिन्यू यहाँ कर देते हैं, 1966 के ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना कि ये सरकार ने रोकथाम को बंद कर दी। तो 1966 में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये पढ़ा होगा ना, 2 फेज में आया था 2 फेजेस में चला था ये। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या? HYV सीड्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गए हम लोग। अब क्योंकि HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे तो फिर जो इम्पोर्ट हम बाहर से कर रहे थे, सरकार को उस इम्पोर्ट की खुद ज़्यादा खास ज़रूरत महसूस हुआ ही नहीं। मतलब इम्पोर्ट रोकने की अब ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो इतना हो गया कि अब इम्पोर्ट रोको मत। अगर कोई करना चाह रहे तो ठीक है, करने दो, लेकिन अब उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इम्पोर्ट करने की, अपने पास ही इतना हो गया है ना। HYV सीड्स मतलब हाई यील्ड वैरायटी, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, याद है ना। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लग गया। अब बात आती है कि 1966 में ऐसा क्या हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन किया? कुछ तो हुआ होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे शॉर्टेज आ गया था हमारे पास। तो ड्यू टू फूड शॉर्टेज इंडिया हैड टू डिपेंड on US for फूड ग्रेन्स, है ना। फूड ग्रेन्स या फूड एड कह लो। तो भारत को US पे डिपेंड होना पड़ गया था। हाँ, तो उन्होंने क्या करा था? अनाज तो दिया था, हेलीकॉप्टर से ला ला के गिरा गिरा के जाते थे और आके दे के जाते थे, लेकिन वो अनाज दिया उन्होंने जो वो अपने देश में कुत्तों को डालते हैं, एकदम लो क्वालिटी का। तो इस बात से फिर नाराज होकर, क्योंकि हालात ये थे कि अनाज तो था ही नहीं हमारे यहाँ पर, भुखमरी सा हो गया था। तो उसने मदद किया तो इस तरीके से किया कि वो मदद के लायक ही नहीं था। तब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ऐसा हो गया कि भारत अब दूसरे को दे रहा है। अच्छा, ये फूड शॉर्टेज क्यों आया? फूड शॉर्टेज आने का भी तो कोई कारण रहा होगा। तो उस दौरान क्या हुआ कि एक तो कैलेमिटीज़ आई, ड्रॉट्स वगैरह खूब आ गया, अनाज नहीं हुआ। और दूसरी कि इंडो चाइना वॉर छिड़ गई, जिससे कि बहुत ज़्यादा अनाज सैनिकों के लिए जाता था और वो भी कम पड़ जाता था, है ना। ज़्यादातर गांव में और जितने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, ज़्यादातर सब जो है आर्मी में भर्ती किए जाने लगे, किसानों को भर्ती किया जाने लग गया आर्मी में, क्योंकि इंडो चाइना वॉर चल रही थी। तो जिस वजह से जो किसान खेती करता, अनाज उगाता, वो वहाँ पर लग गया, अनाज नहीं बन पाया, उतना शॉर्टेज हो गया, है ना। देन तब जाकर हमें ये सारा ग्रीन रिवोल्यूशन वाला झमेला करना पड़ा। इसके बाद 1969 आया। 1969 में 1969 में क्या किया गया? तो 1969 में नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। तो 14 बैंक्स का जो है नेशनलाइजेशन कब किया? 1969 में, ये याद रखना है। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। क्या मतलब है नेशनलाइज का? कोई बैंक किसी एक स्टेट में किसी एक जगह पे ओपन है, अब उसे परमिशन दे दी कि तुम पूरे भारत में कहीं पर भी ब्रांच ओपन कर सकते हो। तो 14 ऐसे बैंकों को परमिशन दे दिया।
और उसे सरकार, उसमें गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग भी ले ली, है ना, उसे सरकारी बैंक बोल दिया कि अब तुम्हारे अपने बैंक में हम भी हैं, तुम और फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। अच्छा, इसी के साथ साथ लिखो 1980, 1980 में और 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज, जिसे हम सरकारी बैंक बोलते हैं ना, वो असल में नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। क्योंकि बस, हाँ, सरकारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सरकार की अपनी होल्डिंग भी है। थोड़ा सा और रहता है तो ये वाला यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब यही टॉपिक जो चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तब से लेकर और नेशनलाइजेशन तक का जो अपना हमारा परफॉर्मेंस था, भारत का जो परफॉर्मेंस आ रहा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था। द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 1965 टू 1981 ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, वर्स्ट था, एज वर्स्ट। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों भाई, 1966 में तो ग्रीन रिवोल्यूशन किया तो हम अनाज के तो देवता हो गए थे, 80 में तक, 69 में 80 में हमने जो है नेशनलाइजेशन किया तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम और ज़्यादा फैल गया, फिर भी हमारा परफॉर्मेंस खराब, ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि हम केवल अनाज में ही तो अमीर हुए हैं, बाकी जगहों पे, बाकी एक्टिविटीज़ में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में तो हम उतना अमीर नहीं हुए, गरीबी तो फिर भी बनी रही। ठीक है। और उसका इंडस्ट्री ज़्यादा ना ओपन होने का जो एक बड़ा कारण था, क्योंकि इंडस्ट्री खुलती तो अमीरी, जो गरीबी कम हो जाती, लेकिन इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं ओपन हुई। रीज़न, ड्यूरिंग 1960s एंड 1970s देयर वर लाइसेंस राज। लाइसेंस राज मतलब कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है तो क्या करना होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस राज चल रहा था, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी में। मेजर ड्रॉट्स वर देयर इन 1966 and 1967 and oil shocks in 1973 and 1979। अभी पीछे मैंने बताया था कैलेमिटीज आई थी भारत में, सूखा पड़ गया था और तमाम सारे इस तरह के बातें हुई थी ना, 66 में ही हुआ था, 66 67 में, तभी तो ग्रीन रेवोल्यूशन पे डिपेंडेंसी दिखाई गई कि ग्रीन रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, और हुआ। खैर, एक तो वो बात जिस वजह से हमें क्राइसिस देखने को मिले, हमारी परफॉर्मेंस खराब गई, और दूसरा जो था ऑयल शॉक जो 1973 एंड 79 में आया, ये भी हुआ। ऑयल शॉक का मतलब होता है क्रूड ऑयल का कमी हो जाना, है ना, दिक्कत आ जाना। अब क्यों कमी आई थी उसका कारण बताएंगे थोड़ी देर में। युद्ध छिड़ गया था देशों में, इसलिए आ गया था। अच्छा, लिखो 1969 में, इसको इम्पोर्टेंट हाईलाइट करके लिखना। 1969 में हुआ था द मोनोपोलीज एंड
रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। इसे MRTP कहते हैं, जिसे बाद में कंपटीशन एक्ट 2002 कर दिया गया। असल में यहाँ पर क्या आ गया था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आया था। मतलब कोई अपने ट्रेड में मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता, किसी दूसरे को व्यापार करने से रोक नहीं सकता, इस तरह के लिए कानून आ गया था। वरना तो सब अपनी मनमानी चला रहे होंगे ना। तो ये कानून सरकार लेकर आई, बाद में इसे कंपटीशन एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया सन 2002 में, ठीक है। देन अगली बात, तो इसे हाईलाइट करके लिखना। हाँ, अगला स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज। स्ट्रिंजेंट लेबर लॉ बहुत सारे बनाए गए और खूब स्ट्रिक्ट लॉ बनाया ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो जिसकी वजह से इट डिसकरेज्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब जब वर्कर्स के लिए खूब सारे कानून बन गए और स्ट्रिक्ट कानून बने, तो जो प्रोड्यूसर लोग हैं वो फिर वर्कर को रखेगा ही क्यों, मशीनें रखेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ाएगा। जिस वजह से वर्कर्स यानी कि लेबर्स डिस्करेज हो गए, मतलब उनको नौकरी मिलनी बंद हुई और इकोनॉमी में दिक्कत आ गई, है ना। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है, टफ या कठोर कह लो। काफ़ी सारे कठोर नियम बनाए गए। तो ये था सारा वो जो हमने देखा कि 1947 से लेके 1991 के बीच क्या क्या हुआ। अभी हम 91 पर पहुंचे भी नहीं है, नहीं पहुंचे ना, अभी तो हम 80s में है ना, 1980 तक पहुंच गए हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो अगली क्लास में कवर करेंगे।